बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी? तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे, 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जियोमेट्रिक? कि वो पूछ रहा है कि उसने सीक्वेंसेस दिए हैं, कहा है कि इन फॉलोइंग सीक्वेंसेस में से कौन से जियोमेट्रिक हैं। इफ़ अ सीक्वेंसेस आर जियोमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। कि अगर तो कोई सीक्वेंस जियोमेट्रिक है तो हमने उसकी कॉमन रेशो भी बतानी है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस होते क्या हैं और इनका कैसे पता चलता है। तो देखें जी, सबसे पहले उसने हमें दिया है जी, सीक्वेंस दिया 1, 2, 3 एंड 4 और कहा है कि बताएं जी ये ज्योमेट्रिक है या नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक है या नहीं है? इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने देखना है कि फ़र्स्ट वाले को सेकंड वाला जो सीक्वेंस आया है, जो नंबर आया है, वो कैसे आया है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो होगा कि सब को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, अब 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था। तो 2 2 ज़ार 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है। अब 4 होता तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 2 ज़ार 8 आना चाहिए था, वहाँ पे 4 है। इसका मतलब कि ये सेम सीक्वेंस में नहीं है, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम लिख देंगे नो, जस्ट इतना लिखेंगे नो कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ये सेम एक ही नंबर पे मल्टीप्लाई करने से अगला डिजिट आना चाहिए था। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, जबकि 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 4 होना चाहिए था, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 8 होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया है जी 10, 100 एंड 1000। अब इसको देखें कि ये है या नहीं है। अब देखें 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। इसका मतलब कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, ये एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं आगे 10 से, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हों, फर्स्ट वाले को जो सेकंड वाला नंबर आए जिससे वो मल्टीप्लाई होने के बाद बाकी सारे भी उसी से मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता है। तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, तो हम लिख देंगे जी यस, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो उसने एक और हमें चीज़ पूछी है जी, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो भी बतानी है, तो कॉमन रेशो कैसे आती है वो भी सीखें। कॉमन रेशो जो है ना, वो फाइंड करते हैं सेकंड वाले को डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले से, आगे वाले को डिवाइड करते हैं पीछे वाले से, या थर्ड वाले को डिवाइड करते हैं सेकंड वाले से। आपस में आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर देना। जैसे ये 100 है, 100 को डिवाइड कर दें आप 10 से, तो जो आंसर आएगा वो कॉमन रेशो है। ये 0 इस 0 से कट गया, तो पीछे रह गया जी 10। तो ये हमारी कॉमन रेशो है जो उसने पूछी थी। अगर जियोमेट्रिक है तो हमने कॉमन रेशो बतानी है कि सब में जो डिफरेंस कॉमन है ना, वो 10 का है जी, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने हमें दिया है जी 2, 4 एंड 8। तो अब इसमें देखना है कि ये कॉमन है या नहीं है। तो देखें जी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने से ही 8 आता है। तो ये भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस है कि सब में जो डिफरेंस है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो हम लिख देंगे जी यस, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। कॉमन रेशो इसकी भी हमने बतानी है, तो वो भी उसी तरह कॉमन रेशो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले पे डिवाइड कर दे, 4 को ऊपर रखें, 2 पे डिवाइड कर दे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आया जी
2 है, कॉमन रेशियो है, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में उसने दिया है जी 16, 8 एंड 4। अब आपने देखना है कि क्या हो रहा है इसमें। अब देखें कि 16 को किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि 8 आए। ये भी चीज़ आपने देखनी है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो आ रहा हो वो, क्योंकि मल्टीप्लाई का उलट जो है वो डिवाइड होगा। अगर डिवाइड भी हो रहा हो तो सब के साथ एक ही नंबर से डिवाइड होना होता है, तो फिर वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो देखिए 16 को किससे डिवाइड करें, 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आता है, 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आता है। चेक करके देख लें, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आता है। जैसे कि अभी करके देखें, 16 को 8 से, 8 2 ज़ार 16, 2 आता है। 2 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आता है। इसका मतलब कि सब को 2 से डिवाइड हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो ये कॉमन अपना जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, इनका जो कॉमन रेशियो है नंबर सेम है। तो हम इसको लिख देंगे जी यस, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो कॉमन रेशियो भी हमने उसे फाइंड करके देनी है, तो कॉमन रेशियो से फाइंड करें। कॉमन रेशियो क्या करते हैं, सेकंड वाले को डिवाइड करना है फर्स्ट वाले पे। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि फर्स्ट वाला ऊपर, ये नहीं कि वो छोटा है तो फर्स्ट वाले को ऊपर रख दें, नहीं, सेकंड वाले को ऊपर रखना है और फर्स्ट वाले को नीचे रखना है। तो अब इसको डिवाइड करना है, तो 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो ये आया जी 1/2। तो यही हमारा कॉमन रेशियो है। उसके बाद पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में उसने दिया है जी 6, 18 एंड 24। तो देखें कि इसमें बन रही है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 18 आए, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और 6 3 ज़ार 18, कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो 18 आएगा। अब 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखना है। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 2 5, तो ये आता है जी 54, यहाँ पे है 24। तो इसका मतलब कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, तो हम जस्ट लिख देंगे जी नो। पार्ट 6 में है जी 1 0 0 1। इसको देखेंगे क्या ये है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी चलें 1 ही आ जाता है। अब उस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो 0 आ गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे नो। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस, कि उसने वो सीक्वेंसेस दिए हैं ज्योमेट्रिक और कहा है कि जिसकी जनरल टर्म फाइंड करके देनी है हमने उसको। तो जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जनरल टर्म भी इंतहाई आसानी से फाइंड हो जाती है। बस आपने एक फार्मूला ज़हन में रखना है, उसको आपने याद कर लेना है, तो उसके मुताबिक आप जनरल टर्म ईजीली फाइंड कर लेंगे। तो जनरल टर्म फाइंड करने का ना एक फार्मूला है, वो है जी ए एन इज इक्वल टू A1 R n-1। अब ये फार्मूला आपने जहन नशीन कर लेना है, A n इज इक्वल टू A1 R n-1। अब आपने देखना है कि जी ये फार्मूले में क्या क्या चीज़ें क्या है। एन तो होता है जी नंबर के कितने नंबर पे है सीक्वेंस में, उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसके मुताबिक हमने उसको जनरल टाइम बतानी है। दूसरा ए, वो हमने पिछले सवाल में भी किया था, ए होता है A1, मतलब सीक्वेंस का फर्स्ट डिजिट जो है A1 वो वाला A1 होता है, वो ये है 1। और आर क्या होता है, आर जो हमने अभी पीछे वो कॉमन रेशो निकाली क्वेश्चन में, तो आर उसको कहते हैं आर रेशो का कॉमन रेशो वाला। तो ये हम इस चीज़ों को फार्मूले में पुट कर देंगे। देखें इसमें ए है जी, ए होता है 1, A1 जो है वो ये है 1। आर क्या है, आर होता है कॉमन रेशो, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले पे डिवाइड कर दें, 4 डिवाइडेड बाय 1। ए की बात है, कुछ भी ना हो 1 ही होता है, तो इट मीन्स कि कॉमन जो आर है वो
4 ही है कॉमन रेशो जो है हमारी। इसको फार्मूले में पुट कर दें तो फार्मूला है जी AN इज़ इक्वल टू A1 R n-1। अब जो जो चीज़ें हैं आपके पास आपने वो पुट कर देनी है तो आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी। AN ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। A1 हमारे पास आया जी 1, उसके बाद हमारे पास R है जो अभी हमने निकाला है उसका कॉमन रेशो, तो उसको पुट कर दे। अब देखें ये R जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने ब्रैकेट लगानी है। R जो है वो 4 है, 4, और n-1 आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है n-1। तो ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 1 ज़ार 4 कर दें आप। करना है कर दें, नहीं करना ना करें, आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं तो आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर आप कर दें AN इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ार 4 n-1, ये दोनों आपके आंसर ठीक हैं। अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं तब भी आंसर ठीक है, यहाँ पे ले जाते हैं तब भी आंसर ठीक है। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। तो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने सीक्वेंस दिया है जी 6 12 24 और 48। तो इसमें भी हम उसी तरह फार्मूले के मुताबिक जैसे इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी। फार्मूला क्या है जी AN इज़ इक्वल टू A1 R n-1। AN ऐसे ही लिख देना हमने। A है जी 6, A फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, A1 जो है वो 6 है, R जो है कॉमन रेशो है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, 12 को डिवाइड कर दें 6 पे, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो R आया जी 2। अब इसको फार्मूले में पुट कर दें तो फार्मूला है जी AN इज़ इक्वल टू A1 R n-1। AN ऐसे ही, A1 है जी 6, 6 मल्टीप्लाई R है जी 2 n-1। आप इसको एज इट इज़ यहीं पे छोड़ दें तो ये आपका आंसर है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में भी आंसर यहीं तक है जी। तो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में सीक्वेंस है 15 45 और 135। तो फार्मूला पुट कर देंगे, फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। A1 R n-1, A1 है जी 15, R है जी 45 को डिवाइड कर दें 15 पे, 15 1 ज़ार 15 और 15 3 ज़ार 45, तो R आया जी 3। फार्मूला है AN इज़ इक्वल टू A1 R n-1। AN ऐसे ही, A1 15 है, ब्रैकेट R है जी 3 और n-1। तो ये हमारा आंसर है। ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया जी। तो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में सीक्वेंस है जी 200 100 50 एंड 25। तो फार्मूला पुट लगाते हैं, फार्मूले में हम वैल्यूज़ लिख देंगे। A1 R n-1, A जो है जी वो फर्स्ट 200 है, R है जी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें 100 डिवाइडेड बाय 200, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए तो R आया जी 1/2। तो अब इसको फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। AN इज़ इक्वल टू A1 R n-1। AN ऐसे ही, A1 है जी 200 ब्रैकेट R है जी 1/2 n-1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस वेयर द जनरल टर्म इज़ गिवन। कि उसने जनरल टर्म दी है इस क्वेश्चन में, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में जनरल टर्म फाइंड कर रहे थे, अब उसने हमें जनरल टर्म दे दी है और कहा है कि जी आपने जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है ना उसके फर्स्ट 4 जो हैं वो आपने डिजिट्स बताने हैं, टर्म्स बतानी हैं। तो वो हम कैसे बताएंगे? तो ये पहले भी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इस तरह के सवाल किए हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह आपने इसमें क्या करना है कि आपने 4 बॉक्स बना लेने हैं।
चाहे इस तरतीब में बना लें, चाहे इस तरतीब में बना लें अपने पेज के मुताबिक, या आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं। तो आपको आसानी होगी कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है इसमें कि ये जो n है ना, जो ये होता है नंबर, टर्म नंबर 1 2 3 और 4 के आपने फर्स्ट 4 निकालनी है। एक n को 1 रख लें, एक को 2, एक को 3 और एक को 4। तो यहाँ पे रख लें जी n इज़ इक्वल टू 1, दूसरे में रख लें n इज़ इक्वल टू 2, तीसरे में रख लें n इज़ इक्वल टू 3 और चौथे में रख लें n इज़ इक्वल टू 4। अब उसने ये हमें दिया है जो जनरल टर्म, जहाँ जहाँ पे n है ना, वहाँ वहाँ पे आपने जो n को रखा है उसको पुट कर दें, तो आपका सवाल का जवाब आ जाएगा इंतहाई आसानी से। ये उसने दिया जी a n इज़ इक्वल टू 3 टू n-1। a n हम 1 रखा है, 1 लिख देंगे n की जगह पे, 3 ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही, n-1 1 पावर 1 होगी, n की जगह पे 1 लगा दिया। अब सॉल्व कर लें, a1 इज़ इक्वल टू 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा जी 0। अब एक चीज़ आप याद रखें, जब किसी वैल्यू की जो बेस पावर है वो 0 आ जाती है ना, तो वो समझे कि सारी की सारी वैल्यू जो भी है वो ख़त्म होकर जस्ट 1 रह जाता है। अगर वैसे तो नॉर्मली कि हर वैल्यू की बेस पावर 1 होती है, लेकिन अगर 0 आ जाए तो वो सारी की सारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है जो भी लिखा हो, और उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। तो 2 की जगह पे हमने लिख दिया जी 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, तो फर्स्ट डिजिट आया जी 3, फर्स्ट जो टर्म है। अब सेकंड हमने रखा है n को 2, अब इसी तरह उसको भी रख लें, a n इज़ इक्वल टू 3 टू n-1 है। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 2 लगा दें, a2 इज़ इक्वल टू 3 टू n है यहाँ पे 2-1 हो गया, a2 इज़ इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 में से 1 लेस किया तो वो रह गया जी 1। अब इसकी बेस पावर 1 है, तो हर किसी की नॉर्मल डिजिट की बेस पावर 1 ही होती है, तो ये 2 ही रहेगा, तो ये रह जाएगा जी 3 2s are 6। अगर बेस पावर ज़्यादा होती तो हम इसको स्क्वायर निकालते, अब 1 है तो 1 का क्या स्क्वायर आएगा, तो ये 3 2s are 6, तो सेकंड डिजिट आया जी 6। अब थर्ड डिजिट की तरफ चलते हैं। थर्ड डिजिट में n की वैल्यू हमने 3 रखी है, तो इसको भी उसी तरह जो उसने दिया a n इज़ इक्वल टू 3 टू n-1 है। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 3 लगा दें, a3 इज़ इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, n की जगह पे 3-1, a3 इज़ इक्वल टू 3, अभी ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही, 3 में से 1 लेस किया तो ये रह गया 2, a3 इज़ इक्वल टू 3। अब 2 का स्क्वायर लें, स्क्वायर क्या होता है, हर वैल्यू को 2 है तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4। अब a3 इज़ इक्वल टू 4 3s are 12, तो थर्ड डिजिट आया जी 12। अब फोर्थ डिजिट की तरफ आते हैं, a n इज़ इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, n-1 है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 4 लगा दें, a4 इज़ इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, n की जगह पे 4-1, a4 इज़ इक्वल टू 3, 2 वैसे ही 4 में से 1 लेस किया तो वो रह गया जी 3, a4 इज़ इक्वल टू 3, अभी वैसे ही। अब 2 का क्यूब निकालें, 2 का क्यूब आएगा, क्यूब होता है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 2 2, 2 2s are 4 और 4 2s are 8, तो क्यूब आया 2 का 8। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, a4 इज़ इक्वल टू 3 8s are 24, तो फोर्थ डिजिट आया जी, फोर्थ टर्म आई जी 24। तो हम लिख देंगे जी, पहला है जी 3 6 12 एंड 24, 3 6 12 एंड 24 और एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता जाएगा। तो हमने फ़र्स्ट 4 टर्म्स बता दी हैं कि जनरल टर्म उसने हमें दी थी, उसकी हमने फर्स्ट टर्म्स बता दी हैं।
जी तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने दिया जी an इज़ इक्वल टू 4 2n-1। ये उसने हमें जनरल टर्म दे दिया, इसका भी उसने हमें उसी तरह फर्स्ट फोर जो हमने है वो टर्म्स फाइंड करनी है। तो इसके भी आपने उसी तरह आप इसके बॉक्सेस बना लें 4। हाँ तो हम बॉक्स बना लेते हैं। एक में n को रख लें जी 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3 और 4 में 4। यहाँ पे हम रख लेते हैं n इज़ इक्वल टू 1, यहाँ n इज़ इक्वल टू 2, यहाँ n इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ n इज़ इक्वल टू 4। हमें 4 टर्म्स चाहिए। तो ये जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम 4 लगा दें। an इज़ इक्वल टू 4 2n-1 है, a1 लगाएंगे यहाँ पे 4 2n की जगह 1-1, a1 इज़ इक्वल टू 4 2, ये हो गया जी 0, 1 में से 1 गया 0। अब मैंने बताया कि जिसकी वैल्यू पावर 0 आ जाए तो वो 1 बन जाता है। a1 इज़ इक्वल टू 4, ये 1 बराबर हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, तो फर्स्ट आ गया जी 4, फर्स्ट टर्म 4 है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। अब फार्मूला जो उसने जनरल टर्म दिया वहाँ पे n की जगह पे 2 लगा देते हैं हम। a2 इज़ इक्वल टू 4 2n की जगह पे 2-1, a2 इज़ इक्वल टू 4 2 में से 1 लेस किया तो वो रह गया जी 1। अब पावर 1 ही है तो 4 उसके साथ ही रहेगा, 4 2 ज़ार 8 होगा। ये a2 इज़ इक्वल टू 8, 2 का कुछ भी नहीं हो सकता तो जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़ार 8। तो ये आ गई जी हमारी सेकंड टर्म। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में है जी an इज़ इक्वल टू 4 2n-1 है, n की जगह पे 3 लगाते जाएं। a3 इज़ इक्वल टू 4 2 3-1, a3 इज़ इक्वल टू 4 2 3 में से 1 लेस किया तो ये रह गया जी 2। तो ये स्केयर है, स्केयर ले लेंगे 2 का। a3 इज़ इक्वल टू 4 2 2 ज़ार 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 3 ज़ार 4 4 ज़ार 16, तो थर्ड टर्म आई जी 16। फोर्थ की तरफ an इज़ इक्वल टू 4 2n-1, a4 इज़ इक्वल टू 4 2 4-1, a4 इज़ इक्वल टू 4 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 में से 1 गया तो ये रह गया जी 3। ये क्यूब है। a4 इज़ इक्वल टू 4 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो 2 का क्यूब आता है जी 8। तो a4 इज़ इक्वल टू 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 ज़ार या 4 8 ज़ार 32। तो ये फोर्थ टर्म आ गई। पहली है जी 4, सेकंड 8, थर्ड 16 और फोर्थ 32। तो हम लिख देंगे जी फर्स्ट आई जी 4, सेकंड 8, थर्ड 16 और फोर्थ आई जी 32। तो ये हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली जी। तो पार्ट 3 में उसने जनरल टर्म दी है जी 25 मल्टीप्लाई हो रहा है जी -1/2 और पावर है जी n-1। जनरल टर्म है हमारे पास, तो उसी तरह इसके भी 4 n की पावर रख लेंगे 1, इसमें रख लेंगे n की पावर 2, इसमें रख लेंगे n की पावर 3 और इसमें रख लेंगे n की पावर 4। 1 2 3 4 हमने रख ली। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे पुट कर देंगे। an इज़ इक्वल टू 25 -1/2 n-1 है, तो ये a1 इज़ इक्वल टू 25 -1/2। ऐसे ही n की वैल्यू 1 है और -1, a1 इज़ इक्वल टू 25 -1/2, इसकी पावर रहेगी जी 0। 1 में से 1 लेस हुआ तो 0। अब जिसकी पावर 0 रह जाए वो 1 के बराबर रह जाता है, तो ये हो जाएगा जी a1 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1 रह गया ये, तो a1 आया जी 25। तो ये आई फर्स्ट टर्म उसकी। तो अब नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। तो
तो सेकंड है जी ए एन इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2 पावर है जी n माइनस 1। अब 2 रख रहे हैं हम वैल्यू, तो ए की n की जगह पे 2, 25 माइनस 1/2, 2 माइनस 1, A2 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2, 2 में से 1 लेस किया तो ये रह गया जी 1। अब वो 1 है तो उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बाहर 25 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। A2 इज़ इक्वल टू 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आएगा, माइनस का साइन डिवाइडेड बाय 2 नीचे वैसे ही, क्योंकि वो जस्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो ये आया जी सेकंड टर्म आई जी A2 इज़ इक्वल टू माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड टर्म भी आ गई। थर्ड की तरफ चलते हैं, तो थर्ड में पुट कर देते हैं n की वैल्यू 3, an इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2 n माइनस 1 है, तो हो जाएगा जी A3 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2 n की वैल्यू 3 माइनस 1। A3 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2, 3 में से 1 लेस किए तो वो रह गया जी 2। तो अब ये स्केयर है, याद रखें जब स्केयर लिया जाता है तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो जो स्केयर के साथ जो 1/2 है उसका साइन भी चेंज हो जाता है, जब स्केयर लिया जाता है तो माइनस जो है वो प्लस में चला जाता है। तो हम इसको लिखेंगे A3 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 1 ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा, स्केयर ले रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा 1/4। अब 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 डिवाइडेड बाय 4। तो थर्ड जो आया है टर्म वो आई है जी 25 डिवाइडेड बाय 4। फोर्थ की तरफ चलें, फोर्थ में भी लिख देते हैं an इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2 n माइनस 1। A4 है, 4 लिख दें 25 माइनस 1/2 4 माइनस 1। A4 इज़ इक्वल टू 25 माइनस, सॉरी ये माइनस अंदर है, माइनस 1/2 4 माइनस 1 3। अब ये क्यूब है तो क्यूब में साइन चेंज नहीं होता, 25 माइनस का साइन 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब लें तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो वो आएगा जी 1/8। अब 25 1 से मल्टीप्लाई होगा, A4 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारा फोर्थ टर्म भी आ गई। तो हम लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म 25 है, सेकंड वाली माइनस 25/2 है, थर्ड वाली 25/4 है और फोर्थ वाली 25/8 है, और एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता जा रहा है। तो ये हमारा को पार्ट 3 कंप्लीट हो गया जी। तो पार्ट 4 में उसने जनरल टर्म दिया जी 5 मल्टीप्लाई आ रहा है 1/5 पावर है जी n माइनस 1। तो उसी तरह इसमें रख लें जी n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, इसमें 2 रख लें, इसमें 3 रख लें, n3 एंड n इज़ इक्वल टू 4। अब n जहाँ जहाँ पे वहाँ वहाँ पुट कर दें, an इज़ इक्वल टू 5 1/5 n माइनस 1 है तो 1 माइनस 1। an इज़ इक्वल टू 5 1/5, 1 में से 1 लेस किया तो 0, पावर 0 हो गई, तो सारे की सारी वैल्यू भी 1 बन गई, तो 1 से लिख देंगे an इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ार 5। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड में 2 रख दें सारे में, an इज़ इक्वल टू 5 1/5
n माइनस 1 है। A2 इज़ इक्वल टू 5 1/5 2 माइनस 1। A2 इज़ इक्वल टू 5 1/5 2 में से 1 लेस किए तो 1 रह गया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी A2 इज़ इक्वल टू 5 1 से मल्टीप्लाई होगा जी 5 1 ज़ार 5 और 5 नीचे वैसे ही कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5। तो ये आएगा जी A2 जो सेकंड टर्म है जी वो है 1। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। an इज़ इक्वल टू 5 1/5 n माइनस 1 है। तो होगा जी an इज़ इक्वल टू 5 1/5 n की जगह पे 3, यहाँ भी 3 था, 3 माइनस 1। तो A3 आया जी 5 1/5 3 माइनस 1, तो ये आ गया जी स्क्वायर। तो A3 हुआ जी 5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, तो वो आया जी 25। अब इस 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 1 ज़ार 5 और 25 नीचे वैसे ही, तो ये कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25, तो ये आया जी 1/5। तो थर्ड जो आई टर्म वो आई जी 1/5। फोर्थ में चलें। फोर्थ की है जी, पुट कर देते हैं उसमें an इज़ इक्वल टू 5 1/5 n माइनस 1 है। A4 इज़ इक्वल टू 5 1/5 4 माइनस 1। A4 इज़ इक्वल टू 5 1/5 4 में से 1 लेस किए तो ये आया जी 3। अब क्यूब निकालना है, तो A4 जो होगा जी 5 ऐसे ही, 1 का क्यूब 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 ज़ार 25। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, तो 125 आएगा जी 125। तो ये हुआ जी A4 इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय 125। तो कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 2 कैरी गया तो 25, तो ये आया जी 25। तो A4 आया जी A4 इज़ इक्वल टू 1/25। तो फर्स्ट टर्म आई जी 5, सेकंड आई जी 1, थर्ड आई जी 1/5 और फोर्थ आई जी 1/25। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही आपके 3 क्वेश्चंस पूरे हो गए।